केमिस्ट्री का वैभव, कौन कौन सा टॉपिक बचा है केमिस्ट्री का आपका? एसिड बेस रिएक्शन, केमिकल एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, और मेटल और नॉन मेटल नहीं हुआ है ना अभी, तो 3 चैप्टर्स आपके बचे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है ना वो आपको याद रखना है, 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। बायो के कंप्लीट करने के बाद या पैरेलली में एक एक्स्ट्रा क्लास जो है ना वो लगा लूंगी, तो वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्वेश्चन में अब अच्छा एक चीज और, ये मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि अगर मैं एक साथ पूरा मैपिंग करा रही हूँ ना, अब हो रहा है थम्स अप प्रिंसिप, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैपिंग में अगर एक साथ पूरी मैपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। अभी हम ऐसा करेंगे ना कि मैपिंग के लिए कौन सा पोल रॉन्ग, अभी तो पोल दिया भी नहीं है तो रॉन्ग कहां से हो गया? पिछली क्लासेस का भी बताने लगते हो क्या? देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कि 4 PM का क्लास नहीं हुआ था, मैं रीजन बता देती हूँ भाई। 4 PM का क्लास इसलिए नहीं हुआ था कि हमारी बिल्डिंग में सबसे नीचे पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो पूरी की पूरी कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। और अभी उनका बहुत बुरी तरीके से ऑक्सीजन का, जो दादी है ना उनके घर में उनका ऑक्सीजन का लेवल हो गया खराब, तो उनको हॉस्पिटल छोड़ने जाना पड़ा क्योंकि कोई भी नहीं था और एम्बुलेंस आ नहीं रही थी। तो ऑन द वे अभी भी बेचारे वहां पे लड़ी रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। चलिए ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े सेगमेंट्स के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करके खाली मैपिंग करके अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे चीजें खराब हो जाती हैं। तो अभी ये करने वाले हैं यहाँ पे कि आज की क्लास में ना मैपिंग करेंगे और साथ में ना मैपिंग आज सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है। सेग्रीगेट की करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा करेंगे कि जैसे मैपिंग कर रहे हैं तो पहले वर्ल्ड मैप आज कुछ करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ लाइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है, सिर्फ लाइंस पढ़ाऊंगी। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। 4 PM से अपनी एक नई क्लास की थी ना 8-10 दिन की ना, यहाँ पे करेंगे, 4 दिन करेंगे यहाँ पे, 4-5 क्लासेस करके। कौन से मैपिंग में गड़बड़ कर रहे हो? पूरा कश्मीर दे दिया, कभी दे दिया कश्मीर? मेरा बस चले तो पाकिस्तान भी ले लूं, मैं पूरा इंडिया में मिला लूं, है कहाँ कश्मीर दे दिया, कौन से मैप में दे दिया? इतनी दिक्कतें रहती है ना आपको ये सारी चीजों की। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाइंस की बात करते हैं। यहाँ पे लाइंस की अगर अब कौन सा पिछला वाला, कभी भी कुछ भी। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैपिंग की बात कर लेते हैं। तो कौन सी जैसे हम ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं की बात करते हैं, तो आपको पता है कि पृथ्वी के पास हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल रेखाएं होती हैं, राइट। कुछ रेखाएं जो होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, कुछ को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो अगर पृथ्वी को हम बनाते हैं और इस तरीके की जो रेखाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? खड़ी जो रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है वो हम बोलते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट रेखाएं आपको याद रखनी है, एक तो इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको आइडियल के नाम से जानते हैं, और एक प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, प्रधान या मोत्तर जिसे बोला जाता है। तो ये प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे करके सर्कल बना रही है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइज हम बोलें कि ये जो हमारी काल्पनिक या इमेजिनरी रेखाएं है ना, ये सारी की सारी हमारी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं, कोई सच की ऐसी लाइन है तो है नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल अपनी 2 लर्न करनी पड़ेंगी, इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन। दूसरी चीज हमारी ये जो लैटिट्यूडनल रेखाएं हैं, लैटिट्यूडनल यानी कि लेटी हुई रेखाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो अगर हमें किसी भी देश की स्थिति का पता लगाना पड़ेगा तो हमें लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों रेखाओं को देखना पड़ता है, जिसमें से लॉन्गिट्यूडनल को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं जो है ना वो बोला जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये कौन सी रेखाएं कहाँ से होके गुजरती हैं। अब इक्वेटर की मैं बात करूं तो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, तो इक्वेटर के ऊपर जो होता है ना उसको हम नदर्न पार्ट बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे जो होता है उसको हम सदर्न पार्ट बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। उसी तरीके से हम आर्कटिक सर्कल बोलें तो ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल, नीचे की तरफ एंटार्कटिक सर्कल। अपने को लर्न जो करना है वो ये चीज लर्न करनी है कि अगर मैं इस मैप में यहाँ पे देखती हूँ तो मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी रेखा है जो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ बनाई है, ठीक है, ये वाली जो भारत के अंदर से होके गुजरती है, या भारत उस लाइन के ऊपर लोकेटेड है जो कि इमेजिनरी रेखा बोली जा रही है। तो ये क्या है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये जो लाइन है जिस जो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी, मैप आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो आराम से, ये जो है ना ये डॉटेड लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं?
इक्वेटर की रेखा यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे इक्वेटर के नीचे जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, जो ऑस्ट्रेलिया, क्या जल गया, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका करके यहाँ पे बोलते हैं, और ये हो गया अपना साउथ अमेरिका। तो मेन 3 कॉन्टिनेंट से होके हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो गुजर रही है, मतलब जिसको हम क्या, अरे यार एक सेकेंड ना, कुछ जल रहा है भाई यहाँ पे। चलो एक सेकेंड, बोलना ही पड़ेगा ना घर में। मम्मी कुछ स्मेल आ रही है ना, क्या जला है, बाहर से आ रही है क्या? एक आधी कांड होके मानेगा, मतलब तार जला रहे, क्या जला रहे पता नहीं कोई। चलिए एनीवेज, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो गया है आपका, जिसको हम मकर रेखा करके बोलते हैं। तो ये हो गया कर्क रेखा, जिसको कैंसर बोला, नीचे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो गया, और बीच की जो डॉटेड लाइन है इसको हम विषुवत रेखा करके बोलते हैं। ऊपर की तरफ देखो, ये वाली जो रेखा है जो 66.5 नॉर्थ में लोकेटेड है, इसको आप क्या बोलते हो, आर्कटिक लाइन इसको बोलते हैं, या आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में, जो कि बिल्कुल सदर्न ओशन के पास होती है, यानी कि दक्षिण समुद्र के पास जो यहाँ पे हमारी रेखा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक। तो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, जबकि आर्कटिक कॉन्टिनेंट नहीं होता है। तो टोटल आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं अपन। तो ये 5 रेखाएं याद हो गई। सबसे पहले इक्वेटर, जो सबसे बड़ी रेखा है, 23 नॉर्थ और 23 साउथ में जो है ना, वो आपके कैंसर रेखा नॉर्थ में, और कैप्रिकॉर्न रेखा जो है वो साउथ में मौजूद होती है। ऊपर की तरफ अपनी आर्कटिक रेखा हो गई, और नीचे सदर्न में हो गई एंटार्क्टिक लाइन। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अब जरा इस मैप से देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से ये रेखाएं जो है वो पास होती हैं। या पहले मैं आपको सीधा ही ये यहाँ पे जो मैप है ना, ये चीज अपना दिखा दे रही हूँ, ये क्या हूँ, इसके लिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है, ऊपर से पढ़ते हैं तो ऊपर कर देंगे। सबसे पहले कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा जो है ना वो कैंसर लाइन बोली जाती है। 23.5 नॉर्थ की तरफ हो गया ये कर्क रेखा, ठीक है, कैंसर। कौन कौन से देशों से होके गुजरती है, तो आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ऊपर इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यानी कि 16 देशों से होके गुजरती है। 3 जो है ना वो यहाँ पे पूरे के पूरे अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अपन इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना वो गुजरती है कहाँ से, 3 कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से, और 6 जो है ना वो वाटर बॉडीज से। तो 16 3 6 करके लर्न करिए, यहाँ पे क्या लर्न करना है, 16 3 6, याद रखिएगा इस नंबर को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो सबसे ज्यादा देशों से होके गुजरती है। कितने देशों से होके गुजरती है, तो 16 लिख लीजिए, 3 कॉन्टिनेंट और 6 वाटर बॉडीज से होके गुजरती है। कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज के नाम आपको पूछे जाएंगे, तो मैक्सिको, बहामा, मोंटेनेरिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, भारत, ठीक है, बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, चीन और ताइवान, इन 16 देशों से होके जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। दूसरी चीज आती है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा करके बोलते हैं। और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री कहाँ पे, साउथ यानी कि दक्षिण भाग में मौजूद होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये गुजरती है हमारी 10 देशों से, 3 कॉन्टिनेंट से, और 3 वाटर बॉडी से, यानी कि 10 3 3 याद रखना है, ठीक है। कैंसर के लिए क्या याद रखना है, 16 3 6 याद रखना है, और कैप्रिकॉर्न के लिए क्या याद रखना है, 10 3 3 करके आपको याद रखना है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए आप ये भी याद रखिए कि दिसंबर के समय में जब 21 दिसंबर बोली जाती है, तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधा सीधा जो सूर्य है ना वो अपनी किरणें जो है ना वो दे रहा होता है। उसी तरीके से अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पूछी जाए, तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा पे जून में आता है, ठीक है, इसको जून सोलेस्टिस या समर सोलेस्टिस बोला जाता है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, कर्क रेखा जो होती है, सूरज उसकी तरफ ओवरहेड, बिल्कुल सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही होती हैं, कैंसर के ऊपर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर पड़ रही होती है। अगर यही चीज समझ आया, नामीबिया, बोट्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, फ्रेंच पॉलिनेशिया,
न्यू कैलेडोनिया, फिजी, और अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ द्वीप भी हैं, तो 10 कंट्रीज हैं, 3 वाटर बॉडीज और 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक कहाँ पे है, ऊपर की तरफ 66.5 करके और 66.5 उत्तर और दक्षिण करके अपने को डिफाइन करना है, तो आर्कटिक ऊपर की तरफ है। आर्कटिक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों कौन सी कंट्रीज हैं, सारी की सारी जो अपनी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर से होके ये गुजरता है, या जिनको हम पूरी, जैसे अगर मैप में इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाला पूरा जोन, ठीक है, ये वाला पूरा जोन करके यहाँ पे कहलाएगा। इसमें क्लियरली और इस मैप में आपको दिखाई देगा, ये देखो स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारा यहाँ पे लोकेटेड है अपना, और यहीं से होके ना अपना पूरा आर्कटिक सर्कल करके ना अपन डिफाइन करते हैं जो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क और आइसलैंड। अच्छा, डेनमार्क का ही हिस्सा ग्रीनलैंड है, यानी कि ग्रीनलैंड जो है वो किसका हिस्सा है पूरा, लगा तो वो नॉर्थ अमेरिका के साथ है, लेकिन हिस्सा है किसका, यहाँ पे डेनमार्क का बोला जाता है, राइट। अब अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका आ गया नीचे की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिले और यूके के द्वारा जो है वो अंटार्कटिका जो है वो यहाँ से गुजरती है। कौन सी लाइन आ रही है आपकी यहाँ पे अंटार्कटिका के लिए, ये वाली जो 66 डिग्री की जो लाइन है वो बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके अलावा साउथ अमेरिका के कुछ देश जो हैं वो भी इसी लाइन से होके गुजरते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के लिए आपको जो लर्न करना है वो लर्न करना है 13, 3 और 3, ठीक है, 13, 3 और 3, यानी कि 13 देशों से होके गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है और 3 वाटर बॉडीज से होके गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जिसको हम जीरो रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो है इसको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड, यानी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमो प्रिंसिपे, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केनिया, सोमालिया और इंडोनेशिया। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं वो अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको क्लियर होगा, कौन सी रेखा जो है ना, या कौन सी रेखा इस देश के ऊपर से होके गुजरती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से देश से होके नहीं गुजरती है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस। अच्छा, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं आपके पास दो, जैसे मैंने बताया, एक तो प्राइम मेरिडियन जिसको बोला जाता है ना, प्राइम मेरिडियन, दूसरी क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो 0 डिग्री जो बोली जाती है ऐसा करके जब हम बोलते हैं यहाँ पे ये 0 होता है, और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो 180 डिग्री जब हम बनाते हैं तो वो हो जाती है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए बोलते हैं कि ये सिर्फ प्रशांत महासागर से यानी कि पैसिफिक ओशन से होके गुजरती है, जबकि प्राइम मेरिडियन जो है वो यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के ही ग्रीनविच लाइन से हमने ये प्राइम मेरिडियन जो नाम है ना वो रखा भी हुआ है। उसके अलावा फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना। इसमें एक चीज बस आपको नोट करनी है ये वाली कि ब्राजील जो है ना वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों की तीनों तो जो मेन रेखाएं हैं दैट इज इक्वेटर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों तो जो मेन रेखाएं हैं ना वो यहाँ से होके गुजरती हैं, और दूसरा ये प्राइम मेरिडियन रेखा जो है वो भी यहाँ से होके गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, इसीलिए अफ्रीका को हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिच कंट्री बोलते हैं। देखो ये रहा 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये यहाँ से होके पूरा गुजरती है, ठीक है, इस लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से होके गुजर रही है। अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है, इक्वेटर भी गुजर रहा है और कैंसर भी गुजर रहा है, तो ये 4 लाइनें जो है ना वो सीधी सीधी अफ्रीका के अंदर से होके गुजरती हैं, या अफ्रीका इन चारों लाइन पे लोकेटेड है, इसीलिए अफ्रीका जो है वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिच कंट्री जो है ना वो यहाँ पे बोला जाता है। समझ गए आप ये सारी चीज, तो बस आज की क्लास में ना ये लर्न कर लीजिएगा। कॉन्टिनेंट्स की हम बात करते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, तो हमने 7 कॉन्टिनेंट बनाए हुए हैं। आर्कटिक को कभी भी हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, एशिया। वैसे तो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, राइट, लेकिन थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि 7 कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आप ये याद रखिएगा। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे तो सबसे हमारे पास बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, सेकंड अफ्रीका करके याद रखना है, तीसरा यूरोप याद रखिए, चौथा नॉर्थ अमेरिका,
पांचवा साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। तो इसको बस आपको ऐसे बनाना है इस मैप को कि आप इसको थोड़ा सा ना ढंग से विजुअलाइज कर पाओ, और तो कुछ नहीं है। वर्ल्ड मैप पे चीजें लोकेट करना सीख लीजिए अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा है, अभी से ही इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में शुरुआत यहीं से की जाती है ना। एशिया हो गया, फिर अफ्रीका की तरफ चल जाएंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका करके यहाँ पे हो गया, यूरोप हो गया, एंटार्क्टिक करके, और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी एरिया अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका आता है पांचवें नंबर पे, और अंटार्कटिका जो है ना वो यूरोप से बड़ा है, ये चीज याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें कंफ्यूजन भी होती है। आप लोग को याद रखना है यूरोप किससे, यूरोप सेकंड लास्ट है, या यूरोप जो है ना वो अंटार्कटिका से छोटा है, ठीक है। यूरोप अंटार्कटिका से छोटा है। हालांकि यूरोप में मौजूद जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो बोला जाता है, जो कि पहले नंबर पे यहाँ पे आता है, चाहे आप यूरोप को देखो तो भी और एशिया को देखो तो भी। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया। लेकिन ये रशिया यूरोप में लोकेटेड है, और यूरोप की अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो 6th नंबर पे आता है, राइट। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। याद हुआ ये चीज तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दो। सबसे पहले नाम जिसका सबसे छोटा वो सबसे बड़ा कंट्री, ऐसे लर्न करो आप, ठीक है। सबसे सबसे छोटा एशिया का नाम है, और एशिया सबसे बड़ा एरिया वाइज जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ना एरिया के वाइज तो ये था, लेकिन अगर इसको हम पॉपुलेशन वाइज डिफाइन करें तो पॉपुलेशन वाइज ना थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जब आप पॉपुलेशन वाइज पढ़ोगे तो एशिया सबसे पहले ही आ गया। पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप जो नीचे था अपने एरिया के हिसाब से, वो यहाँ पे बस गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ पोजीशन आपको चेंज करनी है, किसकी, यूरोप की। यूरोप को छठे नंबर से दूसरे नंबर पे ले आइए, जैसे ही आप बोलोगे पॉपुलेशन की बात। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में रहती है, उसके बाद अफ्रीका में रहती है, उसके बाद यूरोप में रहती है। तो यूरोप आपको कहाँ लेके आना है, अच्छा अफ्रीका से नीचे लेके आना है, ठीक है, अफ्रीका से नीचे लेके आना है। अफ्रीका के नीचे यूरोप आ गया, फिर नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका कैसे लर्न करिए, कनाडा और यूएसए में ना ज्यादा लोग रहते हैं रादर देन ब्राजील, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ से। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप याद रखिए। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और ब्राजील, कनाडा और अमेरिका ही मिला के 79% हिस्सा बना रहे हैं, और कनाडा और अमेरिका में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन रखता है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा है एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। अफ्रीका कंट्री, अफ्रीका में यूरोप से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये नाम के हिसाब से चल जाइए, पहले तीन आप नाम के हिसाब से देखो। एशिया छोटा नाम है, फिर उससे बड़ा अफ्रीका नाम है, अफ्रीका और यूरोप थोड़ा सा लिखने में अपना बड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट थ्री पॉपुलेशन वाइज कौन हो गए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। एंटार्क्टिका पे पॉपुलेशन है ही नहीं, वहां पे या तो जो है ना वो हमने रिसर्च सेंटर बनाए रखे हैं, तो जो रिसर्च सेंटर है वहां पे कभी कभी कोई कोई लोग रहते हैं, वरना वहां पे वैसे भी कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं। अब जरा सिटीज की बात कर लेते हैं। सिटीज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी एरिया वाली सिटी है, तो रशिया, याद रखना है। पॉपुलेशन वाइज नहीं लिख रहे, पॉपुलेशन वाइज चाइना आ जाएगा सबसे ऊपर और इंडिया आ जाएगा सेकंड नंबर पे, तो चाइना और इंडिया। लेकिन अगर एरिया वाइज करें तो रशिया, कनाडा, रशिया के बिल्कुल सामने पड़ता है कनाडा, ठीक है। कनाडा के बिल्कुल नीचे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के बिल्कुल सामने पड़ता है चाइना, ठीक है। अभी मैप में मैं दिखा रही हूँ ये चीज। चाइना के बिल्कुल अगर हम थोड़ा सा पैरेलली नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्राजील, ब्राजील के बिल्कुल नीचे सामने ऑस्ट्रेलिया। फिर थोड़ी सी ये इधर से 7वें नंबर से ना ये सीक्वेंस बिगड़ जाता है, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया करके ना अपन डिफाइन करते हैं। तो एक बार ना इस चीज को मैप में देखो, काफी अच्छे से आपको चीजें समझ भी आएंगी। यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली देखो, ये वाला मैप देखो, इसमें आप चीजों को समझ पाओगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एरिया है वो रशिया का है, उसके बाद इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाओ कनाडा, ये दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। कनाडा के बाद आप आ जाओ कहाँ पे, कनाडा, रशिया हो गया, कनाडा हो गया सबसे बड़ा। अगर हम कॉन्टिनेंट के एरिया के हिसाब से अपन डिफाइन कर रहे हैं तो ये चीज ऐसे आप लर्न करोगे तो अच्छा रहेगा।
सबसे पहले आपको कनाडा लर्न, ये यूरोप लर्न, रशिया लर्न करना है, यूरोप में जो मौजूद है, फिर कनाडा, उसके नीचे यूएसए, यूएसए के सामने बिल्कुल चाइना, चाइना के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे ब्राजील, और ब्राजील के बिल्कुल सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे चल जाएंगे तो इंडिया, इंडिया के बाद वापस यहाँ पे आ जाइए ब्राजील के पास तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान फिर से यूरोप में आ गए, और अल्जीरिया जो है वो फिर से यूरोप में ये अफ्रीका में चले गए। ऐसे करके इसको सीक्वेंस में लर्न करना। सबसे बड़ा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। भारत आता है कि कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। अच्छा, 7वें नंबर पे आके हम विश्व का कितना परसेंट एरिया लेते हैं ये बताइए। हम 7वें नंबर पे आते हैं, लेकिन हम विश्व का कितना परसेंट एरिया जो है ना वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, रशिया कितना परसेंट एरिया कवर कर रही है? तो रशिया अगर एशिया का भाग माना जाए तो वो 30% एरिया कवर करती है, और यही रशिया अगर हमारा यूरोप का भाग माना जाए तो वो यूरोप का 37% एरिया कवर करती है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट मिलके 79% एरिया जो है ना वो कवर कर जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, 17 भी कोई बोल रहा है, 17 भाई, इंडिया जो है वो 2.42% वर्ल्ड का जो है वो कवर करती है यहाँ पे, 2.42, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री जो है ना इंडिया जो है वो बोली जाती है, बराबर है। अब जरा ना, अच्छा, बाई साइज बाई पॉपुलेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, एशिया एशिया, अफ्रीका अफ्रीका, यूरोप को बस यहाँ पे ऊपर लेके आ जाना है, फिर नॉर्थ अमेरिका वहीं रहेगी, साउथ अमेरिका वहीं रहेगी, अंटार्कटिका को कर दो सबसे ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी यहाँ पे। ऐसा करके ना वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके लर्न करो। एशिया हो गया सबसे पहले, फिर अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये तो एरिया वाइज कर दिए। हाँ जी, पॉपुलेशन 17.6 लर्न करनी है, लेकिन एरिया लर्न करना है 2.42 करके यहाँ पे ना याद रखिए। अब एशिया एशिया ही रहेगी, अफ्रीका अफ्रीका पे ही पोजीशन पे रखना है पॉपुलेशन, यूरोप को ऊपर लेके आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अपनी पोजीशन पे रहेंगे, अंटार्कटिका जो सबसे नीचे रहेगा यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चल जाएगा यहाँ पे सेकंड लास्ट नंबर पे। इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम में जब मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो गड़बड़ा जाती हैं चीजें। अब क्वेश्चंस के आंसर करो यहाँ पे, पोल के साथ ही करिए, पोल बहुत टाइम लगाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नहीं भी आते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लर्न करना है यहाँ पे चीजों को। काफी क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन काफी क्वेश्चन में भी नहीं भी आते होंगे। अच्छा, आगे की क्लासेस में एरिया वाइज और सारा कुछ। द आइलैंड ऑफ द मैन इज लोकेटेड कहाँ पे? आइलैंड ऑफ मैन जो है ना वो बोला जाता है मैन ऑफ आइलैंड या आइलैंड ऑफ मैन करके बोलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो नॉर्थ आइलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है ना वो अपना बोला जाता है। क्या बात है, 47% यहाँ पे ज्योति बिल्कुल करेक्ट आंसर, नॉर्थ आइलैंड और ज्योति, वेरी नाइस, नॉर्थ आइलैंड और इंग्लैंड करके याद रखिए। नहीं नहीं, इक्वेटर भी गुजरता है भाई। अच्छा, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरेगा, कैप्रिकॉन भी गुजरेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर तो गुजरेगा ही गुजरेगा, और उसके बाद जो इंटरनेशनल ये प्राइम जो इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन जो अपन बोलते हैं ये भी गुजरती है, इसीलिए अफ्रीका को रिच कंट्री के नाम से बोला जाता है। अच्छा, ये बताइए, वेयर आर दी मोस्ट ऑफ दी अर्थ्स एक्टिव वॉल्केनो आर लोकेटेड? अगर हम पृथ्वी पे बोलें कि भाई पृथ्वी पे सारी जगहें हमने देख ली, सबसे ज्यादा एक्टिव, या जिसको पता है रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, आपको पता है ना, रिंग ऑफ फायर करके एक जगह होती है, पूरी जो इंडिया है यहाँ पे ऐसा करके ना अपना एक रिंग ऑफ फायर भी बना रहता है। हालांकि वो कोरिलेट इससे सीधा नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्मिक जोन और एक्टिव वॉल्केनोज जो है ना वो यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप याद रखिए पैसिफिक ओशन पे लोकेटेड है, राइट। 53% लोग बिल्कुल सही आंसर दिए। मनीष जयकर बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में एक्टिव वॉल्केनोज लोकेटेड है ना, मतलब कभी भी फट सकता है, रिंग ऑफ फायर और ये पूरा एरिया करके यहाँ पे अपन डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सवानास फाइंड इट्स आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो सवाना जो है ना ये किस टाइप का टेम्परेचर जो है ना वो बोला जाता है, बताओ। सवानास, पंपास, प्रेरीज ऐसा हम बोलते हैं ना, तो सवाना जो है वो कहाँ के? एक तो फॉरेस्ट है, दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि सवानास जो है ना इसमें कैसा पर्टिकुलरली टेम्परेचर होता है। अच्छा, सवाना नाम की अपनी एक सिटी भी है, याद रखिएगा, जॉर्जिया में लोकेटेड है सवाना नाम की सिटी। तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एनीवेज मैं आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन करूंगी तो सब याद हो जाएगा। सवाना आप आज के बाद याद रखिए, सवाना में हमेशा ना आर्द्र भूमि जो है ना वो होती है,
ठीक है, आर्द्र, ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज्यादा, और ये ह्यूमिडिटी कैसी होती है, गर्म, यानी शुष्क मौसम होता है, और ड्राई सीजन जो है ना वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और लंबा ड्राई सीजन होता है। तो ह्यूमिडिटी हो गया, हॉट हो गया, और ड्राई सीजन्स जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। तो ये याद रखिए यहाँ पे, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद लॉन्ग ड्राई सीजन, गर्म आर्द्र जलवायु बहुत ज्यादा, और उसके बाद लंबा शुष्क मौसम करके यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, ये कहां पे स्थित है? अच्छा, लेक सुपीरियर करके मिला के ऑन्टेरियो, इरी और हिमशी, ये सारी जो लेक्स है ना, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में पड़ती हैं। पहले तो आप याद रखिए नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है ना, तो सीधी सीधी 5 लेक तो हुरॉन, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ये 5 लेक तो ये कनाडा के और यूएसए के बॉर्डर पे आती हैं। जिसमें से अगर हम लेक सुपीरियर की बात करते हैं, तो लेक सुपीरियर कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आती है। अनुराग, वेरी नाइस। लेक सुपीरियर पूरी की पूरी ये वर्ल्ड की सबसे फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और यूएसए में ना ये स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन जर्मनी। अब यही क्वेश्चन अगर मैंने आपसे यूरोप पूछा होता ना, तो आप सब आंसर कर दिए होते, लेकिन यही क्वेश्चन अगर जर्मनी करे तो क्या बताइएगा इसमें? जर्मनी के अंदर, अब ये जर्मनी कहाँ पे आता है, यूरोप का हिस्सा नहीं है क्या? जर्मनी यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में कौन सी नदी बोलते हैं हम? दानुवे नदी बोला जाता है। तो दानुवे नदी जो है वो हमारी जर्मनी के अंदर से होके निकलती है, ठीक है, दानुवे नदी याद रखिए। और ये क्वेश्चन मैंने 6 to 7 वाली क्लास में ना बहुत सारी दफे कराया, बहुत दफे कराया, लेकिन शायद आप रिवाइज नहीं करे हो। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अबव सी लेवल। तो अबव सी लेवल का वैसे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन आप बस याद रखिए हर चीज को हम सी लेवल के ऊपर ही नापते हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो लंबाई है वो 8848 और अब 8850 जो पड़ी जा रही है मीटर्स में, तो ये ऐसा नहीं है कि जहां से आपको दिखाई दे रही है वहां से कैलकुलेट की गई है, ये कैलकुलेट की जाती है ओशंस की सतह से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि सारी की सारी चीजें ओशंस को हटा के ही बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन याद रखना है। एंडीज दुनिया के, अनुराग वेरी नाइस, एंडीज दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन्स जो है ना, मतलब स्ट्रेच में बोले जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच में 3200, तो ये 3000 के आसपास, 3000 किलोमीटर के आसपास तो ये पूरा हिमालय भी फैला है। तो एंडीज माउंटेन जो है वो दुनिया के सबसे लंबे एरिया में बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एंडीज कहाँ पे लोकेटेड है ये भी बता दीजिए। एंडीज साउथ अमेरिका में लोकेटेड है या नॉर्थ अमेरिका में? एंडीज साउथ अमेरिका में लोकेटेड है या नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में जो पूरा ये जोन आता है, इसके पेरू, चिले, उरुग्वे, पेरू चिले जो है ना इस तरफ पूरा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, वहां पे पूरा ये एंडीज माउंटेन जो है वो पूरा, चिले वाला जो हिस्सा है, चिले जो कंट्री है, चिले कंट्री जो है ना, वो पूरा का पूरा यहीं पे लोकेटेड है, सी लेवल करके लिखा हुआ है। तो नियर टू चिले, क्या चिले पूरी की पूरी एंडीज माउंटेन में ही आती है यहाँ पे। यस, एकानगुआ करके आपको याद रखना है। एकानगुआ के लिए हम बोलते हैं, एकानगुआ इसकी हाईएस्ट पीक करके डिफाइन की जाती है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हाईएस्ट पीक, और ये क्या है, ये नॉर्मेंडी बीच, नॉर्मेंडी बीच याद है किसी को? कहाँ पे लोकेटेड है ये नॉर्मेंडी बीच जो है? इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबा है। कॉन्टिनेंट, मनीष जयकर बहुत बढ़िया। इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत बड़ा है ओशंस के हिसाब से जब हम बोलते हैं। तो नॉर्मेंडी बीच जो है ना ये फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है, फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस में लोकेटेड है नॉर्मेंडी बीच करके यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मार्क करके किसका नाम है भाई? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच मैच द फॉलोइंग रिवर विद द फॉलोइंग सिटीज। तो कौन सी शहर, नदी ये बसा हुआ है? तो वैसे तो आप इसको पढ़े हो आंसर को, लेकिन कई बार मल्टीपल वेज में पढ़े हो, तो एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से। रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वॉशिंगटन, ठीक है, ये वाला आंसर होएगा ना यहाँ पे, जल्दी बताइए। रॉटरडम, पेरिस, पेरिस, बुडापेस्ट और वॉशिंगटन, ये कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? किसी एक को पकड़ लो और उसके हिसाब से आंसर करो। जैसे कोई भी याद है, पेरिस याद है, पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शीन नदी के किनारे बसा है ना पेरिस यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद रॉटरडम जो है ये राइन नदी के किनारे, बुडापेस्ट जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बुडापेस्ट, ठीक है। तो दानुबे, बुडापेस्ट यूरोपियन कंट्री, वॉशिंगटन अमेरिकन कंट्री है, ये पोटोमैक के पास यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल मनीष जयकर बिल्कुल करेक्ट आंसर, भूमि बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच मैच द सिटी रिवर विद दी फ्लोइंग थ्रू, अच्छा ये वापस वैसे ही क्वेश्चन है, सिटीज और उनकी रिवर के साथ यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी, बैंकॉक, शंघाई, द्रेसडेन और मॉन्ट्रियल। एक बार आप पढ़ो, मेरे को भी पढ़ने में इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बताइए, एलिमिनेशन से करो ये वाले क्वेश्चन, देखो मुझे करने होंगे तो मैं एलिमिनेशन से करूंगी, तो आप लोग भी एलिमिनेशन से ही करो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बैंकॉक शहर ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बैंकॉक शहर जो है वो चाओ फारिया नदी, चाओ फारिया नदी जो होती है उसके किनारे बसा हुआ है। शंघाई ये बहुत फेमस है यहाँ पे, शंघाई जो है ना ये हवांगपू नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। द्रेसडेन के लिए बोलते हैं तो एल्वे याद रख लीजिए, और मेंट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस नाम की नदी के किनारे बसा हुआ है। मनीष जयकर बहुत बढ़िया है यहाँ पे भाई, ये क्वेश्चन मार्क जिसका नाम है वो फर्स्ट रैंक पे है लेकिन नहीं पता। डाइक्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन, तो पहली बात तो ये बताइए कि डाइक्स जो है ना वो होते क्या हैं, और पहले आंसर दे दीजिए फिर अपन पढ़ते हैं यहाँ पे डाइक्स जो है ना वो किसको बोला जाता है। अच्छा ये कंट्री जो अब इसका आंसर होगा ये कौन से कॉन्टिनेंट की है ये भी बताइएगा। नहीं आराम से आंसर कर लो। देखो डाइक्स क्या बोलते हैं, जैसे कि जैसे कोई ओल्डर रॉक है, ठीक है, तो वर्टिकल जो ओल्डर रॉक्स होती है ना उनके बीच का जो एरिया होता है ना उसको हम डाइक बोलते हैं। कैसे, ये समझ लो, जैसे ये है और ये है, तो ये रॉक्स हैं दो यहाँ पे ना ऐसे, और ये एक रॉक है, तो जो दो वर्टिकल रॉक्स है ना उनके बीच का जो ये वाला पूरा पोर्शन है ना उसको अपन ना यहाँ पे डाइक करके बोलते हैं। और हॉलैंड शहर आप याद रखिए, हॉलैंड शहर पूरा जो है ना वो एक डाइक का के ऊपर बसा हुआ है। ये आप छोटे छोटे ये आइलैंड्स देखते हो ना, आपको ये कैसे लगते हैं, ये आइलैंड्स कहाँ पे बसे होते हैं, नीचे की तरफ इसमें पहाड़ है, लेकिन ऊपर की तरफ आते आते ना ये डाइक सिर्फ ऐसे चौड़ा हो जाता है, तो उसी के ऊपर ना हमने शहर ऐसे करके बसा दिए हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो अगर एक नॉर्मली फॉर्मेशन की बात करें तो ये बनता कैसे है, तो मैग्मा करके याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछे कि डाइक जो है ना वो किस चीज से बना होता है ना, तो मैग्मा करके याद रखना है। आप ये पढ़े हो ना ज्योग्राफी में, मोल्टन मैग्मा, और ये कितनी सारी ऐसे आइलैंड्स है ना जो वॉल्केनोज के पिघलने से जो उनमें से मैग्मा वगैरह जो निकला है, लावा मैग्मा जो निकला है उसके जमने की वजह से कई सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। तो डाइक्स जो है ना वो वही होता है कि एकदम से फूटा कोई भी और मैग्मा जो है वो डिपॉजिट हो गया, तो दो वर्टिकल रॉक्स के बीच का जो एरिया होता है ना उसको हम डाइक के रूप में यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोलोराडो इन यूएसए इज फॉर्म्ड एज दी फेमस, तो कोलोराडो जो होती है ना वो कैनियन बोली जाती है, क्रेटर बोला जाता है, वैलीज बोली जाती है, या बेसिन्स बोले जाते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी हम, अच्छा देखो क्रेटर क्या होता है, जैसे कि कोई ऊपर से कोई चीज जो है ना वो ऐसे गिरी है, या जैसे कोई भी वॉल्केनो है वो फटा तो उसमें ना ऐसे करके आई बन गया, तो आप उसको ना क्रेटर बोलते हो। क्रेटर झील भी होती है, क्रेटर झील कैसी होती है, जैसे कोई पहाड़ है उसके बीच में इस तरीके से ना एक आंख की तरह हो गई है, आंख ऐसे डेवलप है, तो आप उसको ना क्रेटर बोलते हो, है ना। वैलीज करके अपन ने डिफाइन किया, तो यहाँ पे याद रखो जब भी हम किसी भी कोलोराडो की बात करते हैं ना तो कोलोराडो आपका फेमस कैरेक्टर करके बोला जाता है, ठीक है। कोलोराडो जो यूएसए में लोकेटेड है, ये फेमस यहाँ पे ना क्रेटर करके, आप क्रेटर करके ना आपका डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा ग्राउंड जीरो ये हम किसके लिए बोलते हैं, ग्राउंड जीरो कौन से शहर या कौन सी सिटी में लोकेटेड है, व्हाट इज ग्राउंड जीरो, एंड ग्राउंड जीरो बोलते किसको है, एकदम से आंसर दे दिया, पहले पढ़ो तो इसको। ग्राउंड जीरो है क्या, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। अब न्यूयॉर्क में अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड टावर कहाँ पे लोकेटेड है, अच्छा आपको लग रहा है ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से लोकेटेड है, नहीं। वर्ल्ड ट्रेड टावर जिसमें वो फूटा था ना, अब बढ़िया से यहाँ पे क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें वो एरोप्लेन वगैरह पूरा यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये ट्विन टावर करके जो बोले जाते हैं, न्यूयॉर्क सिटी जो है ना वो ग्राउंड जीरो सिटी बोली जाती है। ग्राउंड जीरो 20 का आंसर होगा,
ग्राउंड जीरो हम क्या बोलते हैं? जब भी पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी पॉइंट ना जहां पे एग्जैक्टली नीचे से जो पूरा वॉल्केनो, या किसको हम ग्राउंड जीरो करके डिफाइन करेंगे, तो ये ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड टर्म है। तो जो यहाँ पे हाईजैकर ट्विन टावर्स को अटैक किए थे और 3,000 लोगों को डिस्ट्रॉय किए थे, तो न्यूयॉर्क उसके बाद से ना ग्राउंड जीरो करके बोला जाने लगा है। पृथ्वी की वो सतह जहाँ पे सीधा का सीधा ऊपर से जो बॉम्ब है ना, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, वो उसके ऊपर फोड़ा गया, जिसकी वजह से ट्विन टावर जो है वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो गए। तब से ना न्यूयॉर्क को ना ग्राउंड जीरो पॉइंट करके डिफाइन किया जाता है। इसका जोग्राफिकली कोई लोकेशन या जोग्राफिकली इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब से ट्विन टावर के ऊपर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए हैं ना, तब से इसको ना ग्राउंड जीरो ही बोला जा रहा है। तो आप इसको याद रखिए, ये किसी इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह से ना नहीं बोला जाता है, ठीक है। इनमें से दुनिया की ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं, कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जो अंडर वाटर टनल से जोड़ी गई हैं? दुनिया की ऐसी कंट्रीज, दो ऐसी कंट्रीज जिसमें अंडर वाटर टनल जो है ना उसको लगाया गया है, और कोई दो कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे हमने कंट्री टू कंट्री अंडर वाटर टनल जो है ना वो जोड़ा हो। अंडर वाटर टनल आज के बाद याद रखिए, फ्रांस और इंग्लैंड याद रखिए। फ्रांस और इंग्लैंड जो है ना, ये अंडर वाटर टनल से जुड़ी हुई दो कंट्रीज हैं, जो काफी, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है एसएससी के लिए और उसके लिए पूरा यहाँ पे, मतलब एसएससी भी पूछती है और उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स जो है ना ये पूछते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सब लोग इजीली आंसर कर देंगे, है ना। अच्छा, इसके साथ एक चीज भी मैं बताती हूँ, इसका आंसर तो सारे लोग बढ़िया से कर दीजिए। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, जिसको मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, ये कौन से ओशन में लोकेटेड है? 76% यहाँ पे डीपेस्ट ट्रेंच बोला जाता है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, प्रशांत महासागर। अब ये एक चीज याद रखिएगा, मतलब ये हमेशा मैं 100% नहीं बता रही हूँ, ये एक्सेप्शंस हमेशा लागू होंगे, पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक्सेप्ट अगर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या आर्कटिक ओशन की कोई पर्टिकुलर खूबी के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पैसिफिक ओशन बोला जाता है। राइट, ये एक जनरल थ्योरी है। कभी ऐसा हो कि एलिमिनेशन करने की बारी हो, तो एक बार देख लीजिएगा कि कहीं उस क्वेश्चन का आंसर पैसिफिक ओशन तो नहीं है। काफी ज्यादा हम क्वेश्चंस इस पे करेंगे, रिंग ऑफ फायर से लेके या पैसिफिक ओशन की जितनी भी खूबी है ना, वो मैं सारी आपको बताऊंगी। एक क्लास में सिर्फ ओशंस के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आप समझ पाओगे कि क्यों पैसिफिक ओशन ही सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है, ठीक है। अब बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चीपेलागो? जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, राइट। अगर यहाँ पे मालदीव्स ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको ये आंसर करना है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में मालदीव्स ऑप्शन नहीं है, मालदीव्स ऑप्शन होता है तो हमेशा मालदीव्स आंसर करते हैं, लेकिन एज सुन एज आपके पास मालदीव्स नहीं है तो आप इंडोनेशिया जो है ना वो आंसर करोगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागो क्या होते हैं? जो छोटे 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 ऐसे आइलैंड जो है ना, उनसे मिलके ना हमने बनाया, तो आप उसको ना आर्चीपेलागो के नाम से जानते हो, ठीक है। जगदीश राणा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभय कुमार बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, which of the following part of the world does not receive rainfall any time of the year? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आंसर करना, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। दुनिया या विश्व के निम्नलिखित भागों में से कौन सा ऐसा जगह होती है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कभी भी वर्षा नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती? अच्छा, ऐसी जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना कि जो लोग ये यूरोप की बिल्कुल अपर कंट्रीज में रहते हैं ना, यूरोप के बिल्कुल ऊपर की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको पता है कि दिन जो होता है वो सिर्फ 6-7 घंटे का होता है मैक्सिमम दिन। हमारे पास तो दिन फिर भी देखो, सुबह अभी 5:30 उजाला हो जाता है और आके ना 6:30 उजाला जो है ना वो अभी खत्म हो रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट 7 बजे तक भी रह जाता है। तो 5:30 से 5:30 12 घंटे, और उसके बाद 7, कम से कम 13, 13.5, 14 घंटे ना हमारे पास उजाला है। लेकिन यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटे ना उजाला रहता है। उनका जो ऑफिस टाइम है वो उसी के हिसाब से किया गया है, और 60% टाइम तो, या पूरी साल के 60% तो उनके पास कभी उजाला होता ही नहीं है। मतलब साल के 100% डेज में से 60% डेज जो होती है ना,
उनके पास कभी सूरज की रोशनी यहाँ पे जाती नहीं है, तो वो अपन वो क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको पोलर रीजन्स याद रखिए, जो पोलर आर्कटिक अंटार्कटिक जोन्स जैसे हम बोलते हैं ना, तो इनमें कभी भी बारिश यहाँ पे नहीं होती है। बारिश, सॉरी माँ, बिल्कुल यहाँ पे बारिश जो है वो इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के आसपास सबसे ज्यादा होती है, और इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफाइन करते हैं अपन बारिश। ह्यूमिडिटी होगी, सूरज जहाँ पे ओवरहेड करेगा, पानी इवेपोरेट करेगा, उसके बाद बारिश ही होगी ना, तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, जिसमें इक्वेटर करके याद रखिए, बारिश जो है वो जिस टाइम पे सूरज सबसे सर पे बैठा होता है ना, तब जो है ना वो बारिश होती है। पोलर रीजन्स करके इसका आंसर याद रखिए। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन दी वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, अच्छा दुनिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, और इंडिया की ही है ये डैम, इसीलिए हमने इंडिया के ही ऑप्शन सारे रखे हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन दी वर्ल्ड। अब इसके साथ वर्ल्ड के भी डैम मिला लिए जाएं तो भी आंसर याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल डैम आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड कौन बोल रहा है भाई, लॉन्गेस्ट के लिए जब बात आए तो हीराकुंड लिखना है। जब ग्रेविटी हाईएस्ट गुरुत्व बांध जिसे हम कहते हैं ना, तो आप ये याद रखिए, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है वो भाखड़ा नांगल डैम जो है ना वो बोला जाता है। सॉरी मैम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली रेनफॉल, ठीक है, मतलब क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम रेनफॉल कभी कभी होती है, यानी कि बारिश जो है ना वो कभी कभी होती है। ये होडर्स बोले जाते हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े से खाना बदोश टाइप होते हैं। खाना बदोश क्या, जो अपनी जगहों को, मतलब अपनी एरिया को या अपने जो जोन्स हैं उसको चेंज करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। क्या, किस टेम्परेचर को हम ना इधर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब किस एरिया को हम डिफाइन कर रहे हैं? सवानास के बारे में बोल रहे हैं, स्टेपीज के बारे में बोल रहे हैं, टुंड्रा के बारे में बोल रहे हैं, या प्रेरीज के बारे में बोल रहे हैं, बताइए। क्लाइमेट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। बारिश कभी कभार होती है, लोग खाना बदोश होते हैं, इसके लिए ना सेंट्रल एशियन स्टेपीज याद रखिए, सेंट्रल एशियन या स्टेपीज वाला याद रखिए। स्टेपीज जहाँ पे है पूरा का पूरा वहां के बारिश भी कम होती है, और खाना बदोश लोग जो है ना वो बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। पायल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, अच्छा इनमें से कौन सा करेक्ट, इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रॉन्गली मैच? टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, टोर्नाडो, ये किसके लिए बोला जाता है यहाँ पे, मतलब कौन सी कंट्री जो है ना रॉन्गली मैच बताना है। सारे उल्टे सीधे ही हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है एक ही सही है। या तो आप ये बता दो इसमें कि भाई एक ही सही है बाकी सारे अलग हैं, और एक ही बिल्कुल साफ दिख रहा है, एक बिल्कुल सही है बाकी सारे गलत है। बताओ यहाँ पे, इसमें एलिमिनेशन करना बेस्ट है। आपको साफ दिख रहा है एक बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल ठीक है। टाइफून जो है ना वो हम चाइना सी के लिए बोलते हैं, ये फॉर श्योर है। बाकी सारे आपके मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम विली विली बोले जाते हैं, टॉर्नेडोज नहीं बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आता है ना ये तूफान वगैरह, उसके लिए विली विली करके डिफाइन किया जाता है। तो आप सिर्फ याद रख लीजिए कि सिर्फ ए मैच है, और बी और सी डी जो है ना वो रॉन्गली मैच करके यहाँ पे डिफाइन किए जा रहे हैं। मनीष, जयकर, पायल, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अच्छा इतने मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, अपन इसको थोड़े से इजी क्वेश्चन कर देंगे। ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन, अच्छा ये तो सिंपल है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ के फॉरेस्ट को बोला जाता है, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगते हैं एज सुन एज हम इंडिया की बात करने लगेंगे ना अभी, और थोड़े से हम, ये तो लोकेशन है, टोपोग्राफी जो है ना, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जैसे ही हम नॉर्मल कंट्रीज कैपिटल्स वगैरह पे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ के फॉरेस्ट को बोला जाता है, तो जर्मनी के जो फॉरेस्ट होते हैं ना उनको हम ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पायल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखो, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ठीक है। ये कौन सी कंट्री का इंटीग्रल हिस्सा बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर करिए। ये चीज करोगे तो फिर वर्ल्ड मैप पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैं पहले वर्ल्ड मैप कराऊं फिर क्वेश्चन कराऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कुछ कुछ टॉपिक और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे। द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, राइट। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच कॉन्टिन, विच पार्ट मतलब किसका हिस्सा है? ये तो मैंने आज ही की क्लास में बोला है, और बिल्कुल शुरू में ही बोला था। तो डेनमार्क करके याद रखिए भाई, डेनमार्क जो है ना वो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा बोला जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ोगे तो जहाँ पे ग्रीनलैंड लिखा रहता है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में हमेशा डेनमार्क जो है वो लिखा रहता है। कोपनहेगन कैपिटल है यहाँ पे डेनमार्क की ना, तो हमेशा यहाँ पे ना डेनमार्क करके मेंशन होगा हमेशा।
तो याद रखना है कि ये जुड़ा तो नॉर्थ अमेरिका के साथ है, लगता है कि ये नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा होगा, लेकिन ये वास्तव में हिस्सा होता है डेनमार्क का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन इन एशिया। कभी भी अगर हम बोलते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, तो डिफॉरेस्टेशन के हिसाब से दो मेन रीजंस होते हैं, जो आपके ए और बी ऑप्शन लिखा है, मैं आपको सिर्फ हिंट बता दे रही हूँ। मेन रीजन डिफॉरेस्टेशन का अगर एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो हमेशा डिफॉरेस्टेशन के ही दो रीजंस होते हैं, दो मेन रीजंस होते हैं। एक तो ए कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ना उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हो, दूसरा एक्सेसिव सॉइल इरोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा वो सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन में याद रखिए कि इंडिया या एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें सॉइल इरोजन जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हर्ब्स और श्रब्स जो है वो बहुत ज्यादा मास नंबर पे ना आपके पास लोकेटेड है। पायल बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो मास नंबर में जब आपके पास हर्ब्स और श्रब लोकेटेड है ना, तो आपको सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ट्रीज जो है वो होल्ड तो करते ही है मिट्टी को, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हमारे पास डिफॉरेस्टेशन की मेन प्रॉब्लम है कि भाई इसको लकड़ी को ना फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ना मेन रीजन डिफॉरेस्टेशन का एशिया में ना फ्यूल कलेक्शन के रूप में, सॉइल इरोजन सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे। अब ये बता दो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट इसका आंसर भी बता दो। स्वेज कैनाल जो है वो कौन सी दो जगहों को जोड़ के रखता है? काफी इजी क्वेश्चन है। आगे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो इजी हैं, मतलब दो जो हम करने वाले हैं वो दो इजी क्वेश्चन है। स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को ना यहाँ पे जोड़ता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को यहाँ पे स्वेज कैनाल जोड़ के रखता है। ज्योति पांडे बिल्कुल करेक्ट आंसर। पायल बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, इन विच कंट्रीज दी वॉल्केनो माउंटेन गामकोनोरा हाईएस्ट पीक ऑफ हेलमेरा आइलैंड, ये 2007 में इरप्ट हुआ था, तो ये कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? इस कंट्री का अभी अभी पीछे ना आपने एक क्वेश्चन का ना आंसर भी किया, द कंट्री विच हैव द लार्जेस्ट, शुभम बहुत ही बढ़िया, इंडोनेशिया। क्या बात है, शानदार, दैट्स ग्रेट। शुभम शर्मा, मनीष जयकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इंडोनेशिया करके याद रखिए, माउंट गैमकोनोरा ये हाईएस्ट पीक बोला जाता है हालमेहरा आइलैंड का। पायल बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है जो फट गया था अभी यहाँ पे पीछे। विच फ्रॉम दी फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी, इनमें से कौन सा? अब देखो, लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड सी, लैंडलॉक्ड कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? तो कजाकिस्तान आपको याद रखना है। कजाकिस्तान, हालांकि उसके साथ कैस्पियन सी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कैस्पियन सी के जुड़े रहने के बाद भी कजाकिस्तान जो है ना ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। उसी तरीके से लैंड लॉक्ड सी यानी कि समुद्र, सी और उसके आसपास सारी की सारी ना जो कंट्रीज हैं वो लोकेटेड है ना। तो यहाँ पे आप मुझे जल्दी से एक आंसर बता दीजिए। समझ आ गया ना आपको लैंड लॉक्ड कंट्रीज क्या होती हैं? तो जहाँ पे एक कंट्री उसके आसपास सारी कंट्रीज ही उसको घेरे हुए हैं। सी क्या हो गया? तो एक कंट्री, एक समुद्र हो गया और उसके आसपास हर सारी जगह से ना वो किसी कंट्री से ही घिरा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ग्रीनलैंड सी? नहीं, ग्रीनलैंड सी तो इसमें, ग्रीनलैंड सी कहाँ पे लोकेट करता है? ग्रीनलैंड सी लोकेट ही नहीं करता इस एरिया में। और ग्रीनलैंड सी तो एक भी कंट्री इसके साथ नहीं है। अरल सी करके याद रखिए, अरल सी जो है ना ये यहाँ पे अपना बढ़िया से ना लैंडलॉक्ड सी करके बोला जाता है। अब ये याद रखिएगा, अरल सी ही ऑप्शन में दिया होता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा अरल सी ही करना है। ठीक है, याद रख लीजिए। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस तो मैं आपके पूरे 40 जो है ना आज की क्लास में अपडेट कर दे रही हूँ। कल से अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे। मुश्किल ज्यादा क्वेश्चन अभी एलिमिनेट करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पहली दिक्कतें होना शुरू हो जाए और अपन समझे ही नहीं। तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन को पहले एलिमिनेट कर देते हैं, इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, दोबारा से फिर मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे ना फिर करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो अपना लिंक है उसमें आपको ये पीडीएफ अपडेट हो जाएगी इसकी, तो एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल सारे लोग ज्वाइंड हैं ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक पे। यहाँ पे अगर नहीं ज्वाइन है तो मैं यहाँ पे ये आपका लिंक शेयर कर दे रही हूँ, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, तो जितनी भी आपकी टेलीग्राम, जितनी भी यहाँ की जो पीडीएफ है वो सारी की सारी ना मैं वहां पे अपडेट कर देती हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा इजी करेंगे, ज्यादा मुश्किल करेंगे तो आधे तो वैसे ही बग जाएंगे, इतना मुश्किल है, हमें नहीं आता है। अच्छा एक चीज, ये वर्ल्ड मैप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है, पायल का यहाँ पे रैंक 1 है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप चीजें करोगे अपने आप समझ आ जाएगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस है, ठीक है। आप एक दो मतलब मेरे साथ 15-20 क्लास कर लो, अपने आप आपको ना सारी चीजें जो है ना वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोल, इसके लिए मैंने कोई टारगेट आपको दिया ही नहीं है। 25 में से अगर आपके 6-7 क्वेश्चन भी ठीक है ना, तो भी यू आर ऑन अ वेल साइड, कोई इशू नहीं है, ये चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। तो बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ आपसे, आप बस सीखने के लिए ये क्वेश्चन करो, बढ़िया चीज रहेगा। 25 में से अगर आप 10 के आसपास भी ठीक कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपने ये नहीं पढ़ा है ना, तो आप सीखने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो सीखने के लिए अपन ये कर रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ सीखो। इसी टेस्ट को मैं 15 दिन के बाद दूंगी, तो आप बढ़िया से ना इसका आंसर कर पा रहे होगे। जहां पे चीजें है ना, जहां पे मुझे लगेगा कि भाई आपको 25 में से ना 17-18 क्वेश्चन लाने चाहिए, मार्क्स लाने चाहिए, तब मैं आपको पहले ही बता दूंगी। लेकिन जहां पे मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 7-8 आगे तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है ना, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, 7 आए, 9 आए, 4 आए, 5 आए, कोई इशू नहीं है। मैं समझ रही हूँ ना यहाँ पे कि इस चीज को प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में आप करोगे। यही चीज जब अपन इंडिया के लिए करेंगे तो अपन ये हो जाएगा कि हाँ भाई, इंडिया तो आपको 25 में से 20 ठीक करने पड़ेंगे कम से कम। यहाँ पे सिर्फ आप समझो, अभी इनिशियल 10-12 क्लासेस में ना आप सिर्फ चीजों को समझो, ठीक है। तो हाँ जी, नए क्वेश्चन होते हैं ना तो दिक्कत आता है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे जब चीजें करने लगेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ना। 4 PM की क्लास 9 PM लीजिए, क्यों? 4 बजे वाली क्लास बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है राज, सिर्फ 7-8 क्लासेस में करने वाली हूँ उसमें। 7-8 इसलिए कि जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक है उनकी सबकी कंटेंट पीडीएफ आपके पास हो, ताकि आप उन्हें कभी भी उठा के ना रिवाइज कर सको, ठीक है। तो अभी ऐसा है, नहीं नहीं, आज नहीं हुई थी 4 PM की क्लास। यूट्यूब पे ना सिर्फ 7-8 दिन की ना आपकी ये क्लास चलने वाली है, जिसका नाम जैसे कुछ भी टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक, तो बस मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो आपको दे दूं, तो वो बस आपको मिल जाएंगे, उसके बाद अपन कंक्लूड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 दिन आप मैनेज कर लीजिए। फिर अपन यहाँ पे अन अकेडमी पे एक क्लास शुरू करेंगे 9 बजे से, ठीक है। 9 बजे की यहाँ पे ना एक क्लास शुरू करने वाले हैं, 9 बजे से क्लास शुरू करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन पर डे किया करेंगे, ठीक है। तो वो आप कंप्लीट कर लेना। चलिए ठीक है, आज के लिए गाइस दो कौन से क्वेश्चन का प्रिंसी 2 आंसर दिख रहे हैं? हाँ लेंगे लेंगे, आप 10-12 टेस्ट मेरे साथ कर लो ज्योग्राफी के, फिर 10-12 टेस्ट जो है ना वो इकट्ठे करके फिर अपन एक टेस्ट लेंगे, तो आपको सब आंसर आता हो। नॉर्थ ईस्टर्न डिटेल में करना है, कोई इशू नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न डिटेल में करेंगे। कोविड-19 कब तक रहेगा तो ये तो भाई भगवान को ही पता होगा कब तक रहेगा। पर अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, या जैसे रिसर्च पूरे वर्ल्ड में चल रही है उसके हिसाब से देखूं यहाँ पे, तो पॉइंट ये हो जाएगा कि थोड़ा सा ना मतलब द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे शायद मई के आखिरी तक चीजें सिमट जानी चाहिए सही से, और जून में ना अपना बढ़िया से चीजें आ जाएगी। अरे रैंक तो आपके पास खुद से आती है, रैंक आपके पास खुद से आती है। मैं भाई सिर्फ फर्स्ट लोगों का बताऊंगी, जो नंबर 1 पे होगा ना उसको बताऊंगी। तो आज पायल का जो रैंक है ना वो नंबर 1 पे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, सुबह 6 बजे वाली क्लास में आइए, और शाम को अनअकैडमी की सारी क्लासेस जो है उसमें आ जाइए। जल्दी से एक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं जिसमें आप सारे टेस्ट बढ़िया से दे सकते हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।